हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरिया। तो हमारी जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट चैलेंज के बारे में। तो फर्स्ट चैलेंज हमारा था कि इंडिया में कैसे यूनिटी रखी जाए और साथ साथ डाइवर्सिटी भी ना खोए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टार्टिंग में जैसे पार्टीशन के बारे में, कि इंडिया का पार्टीशन क्यों हुआ और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। तो यार हमारा टॉपिक चालू होता है फिर से वहीं से 14 एंड 15 ऑफ अगस्त। 14 एंड 15 ऑफ अगस्त को कोई एक ही कंट्री को आज़ादी नहीं मिली थी। उस समय ब्रिटिशर से दो कंट्री को आज़ादी मिली थी, एक थी इंडिया और एक था पाकिस्तान। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं आपको इसके पीछे थोड़ा सा ले जाता हूँ। ये तो हमें मालूम है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो बॉर्डर बना दी गई थी, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम लीग एक पहले समय की पार्टी होती थी, मेनली मुसलमान लोगों की थी। इंडिया में दो पार्टी चलती थी, एक थी कांग्रेस और एक थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने फॉरवर्ड करी थी थ्योरी जिसको हम बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। इसमें बोला गया था कि इंडिया में एक टाइप के नहीं, दो टाइप के लोग रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो ये दो जन साथ में नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमान के लिए हमें पाकिस्तान चाहिए। इसको जो कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत बुरी तरीके से अपोज किया था। उनका कहना था बिल्कुल घटिया थ्योरी, ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया एक थी और इंडिया एक रहेगी। लेकिन 1940s के समय कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे कि उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा था, साथ साथ ब्रिटिशर अपना गेम खेल रहे थे। तो ये कुछ चीजें हुई जिस वजह से ये कांग्रेस का जो अपोज था ये कहीं ना कहीं दब गया और फाइनली 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। ये चीज हमारे सामने आती है। लेकिन अब बात ये आ रही थी कि इंडिया का पार्टीशन कैसे किया जाए, मतलब किस पार्ट को पाकिस्तान बनाया जाए और किस पार्ट को इंडिया बनाया जाए। तो सबने सहमति से ये बात डिसाइड करी कि जहां पर मेजॉरिटी वाला और रिलीजियस एरिया रहेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। मतलब सपोज कीजिए इंडिया का मैप है, इसमें इतना एरिया पाकिस्तान, यहाँ पर मुस्लिम वाला है, तो इसको हम पाकिस्तान बना देंगे, बाकी पूरा एरिया इंडिया के साथ रहेगा। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसानी था नहीं। जब ये बात चल रही थी उसमें चार मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आई। जो पहली हमारी मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इंडिया में कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया नहीं था जहां पर मुस्लिम की मेजॉरिटी सबसे ज्यादा हो। मतलब इंडिया में अगर हम बोले पूरे इंडिया में कोई एक जगह ऐसी उठा लें हम जहां पर मुस्लिम ही मुस्लिम, तो ऐसा नहीं था। इंडिया में दो पार्ट, एक हमारा वेस्ट का पार्ट और एक हमारा ईस्ट का पार्ट। ये दो एक पार्ट थे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी बहुत ज्यादा थी और कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि दो पार्ट को हम जोड़ सके। तो उस समय फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि दोनों पार्ट को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। एक पार्ट को बोला जाएगा वेस्ट पाकिस्तान और एक पार्ट को बोला जाएगा ईस्ट पाकिस्तान। तो ये चीज सामने आई थी। जैसा कि हमने पॉल में पहले पढ़ा था कि 1971 में जब इंडिया पाक वॉर हुई थी तो फिर बांग्लादेश बना दिया गया था ईस्ट पाकिस्तान को। इसके पहले दो पाकिस्तान बनाए गए थे। ये सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद दूसरी हमारी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि हमने तो बोल दिया कि मेजॉरिटी जहां पर मुस्लिम की रहेगी उसको पाकिस्तान बना देंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर पाकिस्तानी मेजॉरिटी को पाकिस्तान में जाना था, मुसलमान की मेजॉरिटी को नहीं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल आता है नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस था इंडिया का, वहां के जो लीडर थे खान अब्दुल गफर खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, वो बिल्कुल टोटली अपोज थे ये टू नेशन थ्योरी से। उनका कहना था हम इंडिया के पार्ट थे, हम इंडिया के पार्ट रहेंगे, लेकिन एट द एंड उनकी आवाज को बहुत ज्यादा दबा दिया गया और जो वेस्टर्न प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, उसको भी पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया। इसके बाद जो हमारी थर्ड नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो दो मेजॉरिटी वाले एरिया थे, मतलब अगर वेस्ट की बात करें तो पंजाब जो हमारा एरिया था जो वेस्ट पाकिस्तान बनने वाला था, और जो हमारा राइट साइड का बंगाल था जो ईस्ट पाकिस्तान बनने वाला था। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि ये माना ये एरिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एरिया ऐसे थे जो नॉन मुस्लिम एरिया मेजॉरिटी के थे। तो अब उन एरिया का क्या किया जाए? तो फिर बाद में डिसाइड किया गया कि जो बंगाल और जो पंजाब है इसको भी हम काट देंगे। मतलब अगर इतना बड़ा पंजाब का मैप है और इसमें जितना एरिया ऐसा है जो नॉन मुस्लिम है वो काट के वापस इंडिया में आ जाएगा और बाकी पार्ट पाकिस्तान में चला जाएगा। तो ये चीज हमारे सामने आ रही थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जब डिसाइड हुआ तो इसको डिसाइड करेगा तुरंत इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको पूरा मैप स्टडी करना पड़ेगा, फिर बॉर्डर बनानी पड़ेगी, मतलब ये बहुत महीनों का काम था। तो इसमें अब इंडिपेंडेंस वाले दिन मतलब 14 और 15 अगस्त 1947 में लोगों को यही नहीं मालूम था कि वो इस समय इंडिया में है या पाकिस्तान में। मतलब लोग अभी यही नहीं सोच पा रहे थे कि वो जश्न किस साइड का मनाएंगे और जश्न मनाना भी चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी वहां पर सामने आ रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें मेरी फोर्थ नंबर की प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम। जो एरिया इंडिया में था, जो एरिया पाकिस्तान में था, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो माइनॉरिटीज के लोग होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में से लाख हिंदूज थे, लाख सिख्स थे जो मतलब इंडिया का पार्ट होना चाहते थे।
इंडिया में से लाख्स ऑफ मुस्लिम थे जो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहते थे, लेकिन वो अभी नहीं थे, उन लोगों को पता ही नहीं था। तो सिचुएशन ये हो गई थी कि अगर हम बात करें पंजाब की, बंगाल की और थोड़े पार्ट की दिल्ली की, तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि इस समय वो इंडिया के पार्ट है कि पाकिस्तान के पार्ट है। तो वो लोग माइनॉरिटीज में बेचारे वहां पर फंस गए थे। और इतना ठीक है, माइनॉरिटी में फंस गए, सब चलता है, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो दंगे फसाद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि हमेशा अकेला जन फंस जाता है। माइनॉरिटी वाले फंस गए थे, उनको वायलेंस बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा था, उनका कोई रास्ता नहीं था। मतलब ये समझ लीजिए, जहां पर उनके इतने सालों से पूर्वज रह रहे थे, आज वहां एलियन बन चुके थे, वहीं के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका दिल भी नहीं चाह रहा था अपना देश छोड़ने का, लेकिन वो क्या करें? जिनको पाकिस्तान जाना है अगर वो इंडिया में फंस गए, और जिन्हें इंडिया में जाना है पाकिस्तान में फंस गए, वो क्या करें? अभी बॉर्डर भी उनको नहीं पता है। तो इन पर बहुत ज्यादा अटैक होने लगा था, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। तो इन सबको एक ही रास्ता बच रहा था, वो था अपना घर छोड़ देना। मतलब सपोज कीजिए आप एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ अकेले एक हैं और पूरे लोग आप पर अटैक कर रहे हैं, तो आप वहां से भागेंगे। इन लोग वहां से भाग रहे थे, तो ये प्रॉब्लम इनके बीच में सबसे ज्यादा सामने आ रही थी। और गवर्नमेंट का कहना था कि अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब उनका कहना था थोड़ा 1-2 दिन वायलेंस चलेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब ये वायलेंस हट जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, ये वायलेंस बढ़ता जा रहा था। बहुत सारे लोगों का मर्डर हुआ, कई जगह रेप हुआ, इसके बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम हमारी बहुत ज्यादा सामने आ रही थी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि आप ये सपोज कर लीजिए कि आपको पहले से पता हो, मतलब आपको सालों से पता है कि इंडिया का एक दिन पार्टीशन हो जाएगा, तो आप प्रिपेयर रहते हो। लेकिन माइनॉरिटीज को पता ही नहीं था, उनको तो इंडिपेंडेंस वाले दिन पता चला था इतनी इतनी चीजें हो गई, तो वो क्या करें? तो यहाँ पर एक सबसे दर्दनाक चीज देखने को मिल रही थी, वो भी मिल रहा था कि जैसे आपको नोटिस देखा होगा, आपने लोगों को नोटिस पहुंच जाता है कि घर खाली कर दो, पर इन लोगों को तो नोटिस भी 2-3 घंटे पहले मिलता था, और इनको 2-3 घंटे में अपना घर खाली करना पड़ता था। तो अगर आप डीप में जाए तो आपको समझ में आएगा कितना दर्दनाक पीरियड था वो पार्टीशन वाला। तो इसी का था हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, मतलब पार्टीशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। सो अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन की, तो 1947 को इंडिया की हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक साल बोला जाता है, और पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसको एक बहुत बड़ी जगह दी जाती है। इसका सिंपल रीजन ये है कि 1947 में इतना ज्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, साथ साथ ही अनप्लान्ड था, कोई इसके लिए तैयार नहीं था, एक दूसरे को लोग मार रहे थे। मतलब आप खुद सोचिए, रिलीजन के नाम पर लोग एक दूसरे रिलीजन वाले लोगों को मार डाल रहे थे सीधे, इतनी ज्यादा किलिंग हो रही थी वहां पर। अमृतसर, लाहौर, कोलकाता तो कम्युनल जोन्स बन गए थे, मतलब यहाँ के एक दूसरे के रिलीजन के लोग देखना पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, इतना ज्यादा यहाँ पर रिवॉर्ड्स बढ़ चुके थे। उसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि जो हिंदू लोग थे वो मुसलमान वाले एरिया में जाने से डरते थे, और मुसलमान वाले लोग हिंदू वाले एरिया में आने से डरते थे। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे माइनॉरिटी थी, अब इनको अपने घर छोड़ने पड़ रहे थे क्योंकि इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कई माइनॉरिटी वालों का तो घर छोड़ दिया, तो घर ही नहीं था, पैसे नहीं थे, इनको रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ रहा था। और इसके साथ देखने को मिला कि जो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग थे, पुलिस थे, ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मतलब जो आज से कुछ दिन पहले लोगों की खुद की कंट्री हुआ करती थी, आज की डेट में उस कंट्री के लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल ले, पाकिस्तान एरिया में कोई हिंदू फंस गया है, तो वहां की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी। अब लोग करें तो करें क्या? जिनको इंडिया से पाकिस्तान जाना है, जिन्हें पाकिस्तान से इंडिया आना है। लोगों ने पहले ट्रेन से सफर किया, जब ट्रेन का बंद हुआ तो ऐसा भी है, लोग पैदल चल रहे थे, कई लोग रास्ते में मर रहे थे। मतलब इतनी घटिया सिचुएशन उस समय हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे ज्यादा जो समय प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, वहां की विमेंस को करनी पड़ रही थी। तो अगर हम बात करें उस समय विमेन की सिचुएशंस की, तो हजारों विमेन्स को उस समय किडनैप कर लिया जाता था, मतलब उनका अपहरण कर लिया जाता था। और साथ ही साथ जो जन उनको किडनैप करता था, वो फोर्स करता था उनको उसी के रिलीजन में कन्वर्ट होने के बाद, और उसके उनकी फोर्सफुली शादी करवा दी जाती थी। इसके बाद बहुत सारी विमेन को मार दिया जाता था, रेप केसेस बहुत ज्यादा उसमें बढ़ रहे थे। और ये तक सामने है कि फैमिली वाले अपना सो कॉल्ड ऑनर बचाने के लिए विमेन को खुद मार देते थे, मतलब अपने घर की वाइफ, अपने घर की बेटी को खुद मार देते थे। मुझे तो नहीं मालूम है किस तरीके से फैमिली ऑनर बचाना हुआ, इसे आपको घटिया सोच वाले बता सकते हैं। तो ये चीजें सामने आ रही थी। उसके बाद और भी खतरनाक और भी बुरी चीजें ये आ रही थी, कई बेचारे बच्चे अपनी फैमिली वालों से बिछड़ गए थे। मतलब सपोज कीजिए, जब उन लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे हैं वापस, उस समय अगर कुछ सिचुएशन एक दूसरे से दूर हो जाए, तो कई बच्चों को बाद में मालूम चलता था कि उनके पेरेंट्स तो आजू बाजू है ही नहीं, वो एक कंट्री में अकेले हो जाते थे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद फिर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया रिफ्यूजी कैंप के बारे में, तो कई लोग ने तो पार्टीशन के बाद महीनों महीनों साल साल रिफ्यूजी कैंप में बिताए। मतलब जहाँ कई लोग जश्न मना रहे थे आज़ादी का, कई लोगों के आज़ादी का मीनिंग था रिफ्यूजी कैंप को अपना घर मान लेना। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही थी। और बहुत सारे राइटर पोएट ने अपना आक्रोश दिखाया अपनी पोएट और राइटिंग के जरिए। उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे, पोम्स लिखी, बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो पार्टीशन ये कोई एक लकीर खींचना नहीं हुआ, ये कंट्री को दो में बांटना नहीं हुआ, ये डिवीजन ऑफ हार्ट से, मतलब दिल के दो पीसेस हैं। तो ये चीजें हमारे सामने आ रही थी। मतलब एक
अगर आप आगे इमेजिन कर सकते तो आप खुद समझ पाएंगे कि कितना दर्दनाक सीन था पूरे इंडिया के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कभी अगर आप नेट पर जाए तो आप नेट पर भी इस बारे में पढ़िएगा, बहुत डिटेल में दिया हुआ कि पार्टीशन कितना दर्दनाक सीन था। और जैसा कि अभी हमने बात करी डिवीजन ऑफ हार्ट्स की, तो क्या सिर्फ इंडिया के जज्बाती बढ़ गए थे? क्या सिर्फ ऐसा हुआ था कि दो लकीरें खिंच गई थी, जिसके मतलब एक लकीर खिंच गई थी, इसका दो कंट्री फॉर्म हो गई थी? जी नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो पार्टीशन था ये बहुत अजीब टाइप का था। यहाँ पर सिर्फ लोग नहीं बटे, यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एसेट और लाइबिलिटीज बढ़ गई हो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई थी। देखने को मिला कि जब पार्टीशन हुआ तो जितनी भी चेयर थी वो तक आधे आधे में डिवाइड हुई, लाइब्रेरी में जितनी बुक थी वो भी आधे आधे में डिवाइड हुई, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, रेलवे में हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, वो तक आधे आधे में डिवाइड हुई। मतलब जितनी भी चीज थी, पेपर क्लिप तक आधे आधे में डिवाइड हुई थी। और सबसे ऊपर बात, दो कम्युनिटी डिवाइड हो गई थी, हिंदू और मुस्लिम, जो आज मतलब इस पार्टीशन के पहले साथ में नेबर जैसे रहते थे। एक बहुत बड़ी चीज ये सामने आई थी। और इसका जनरली बात यह है कि अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके माइंड में आ गया था कि दो नेशन बन गए, एक पाकिस्तान बन गया और एक इंडिया बन गया। और इसको बनने का मेन रीजन ये है कि वो टू नेशन थ्योरी आई थी, जिसने कहा था कि दो लोग हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। लेकिन इंडिया के कांग्रेस की जितनी पार्टी वाले थे उन्होंने ये बोला था कि हम इस थ्योरी को अपोज करते हैं। तो अब बात यह आई थी, क्या अब इंडिया एक हिंदू नेशन कहलाएगा क्योंकि मुसलमान के लिए तो हमने एक पाकिस्तान बना ही दिया है, या फिर इसको हम एक पूरा इक्वालिटी वाला नेशन बोलेंगे? इसमें एक प्रॉब्लम और ये आई थी, समय देखने को मिला था कि जब पार्टीशन हो रहा था तो उस समय 80 लाख लोगों को मतलब बॉर्डर चेंज करनी पड़ी थी। पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा था, इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा था। और 80 लाख लोगों ने बॉर्डर चेंज करी, जिसमें से 5 में से 10 लाख लोगों की वायलेंट वे में डेथ हो गई थी पार्टीशन में। ये एक बहुत बड़ी चीज सामने आई थी। तो ऐसे क्वेश्चन आना ऑब्वियस था कि अब इंडिया का क्या होगा। लेकिन तो सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि इतना बड़ा पार्टीशन होने के बाद भी 1951 में 12% पॉपुलेशन इंडिया की मुसलमानों की थी। तो ऑब्वियस सी बात थी कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र नहीं था और लीडर को कुछ करना था। और सबसे बड़ी बात, उस समय इंडिया के लीडर्स ने बहुत वाइज डिसीजन लिया। उन्होंने बोला कि चाहे भले ही पाकिस्तान बन गया और इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, जैसे कॉन्फ्लिक्ट का सीधा बात है कि मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी तो इन लोग मेनली मुसलमान के इंटरेस्ट को देख रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटे हिंदू लोगों के भी ऑर्गेनाइजेशन बन गए थे जो हिंदू को उकसा रहे थे इंडिपेंडेंस के पहले कि ये हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट होना चाहिए। मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पर पहले ही पार्टीशन हो चुका है, पहले ही लोगों के माइंड के साथ खेला जा चुका है, उसके बाद भी यहाँ के लीडरों ने एक वाइज डिसीजन लिया और इंडिया को एक सेकुलर नेशन बनाया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके बाद हमारे लीडर का मानना था कि इंडिया में चाहे वो रिलीजन 1% हो 18% हो, हर रिलीजन को इक्वल वो दिया जाएगा ट्रीटमेंट, किसी को भी एक से ऊपर एक से नीचे नहीं देखा जाएगा, इक्वालिटी रहेगी इंडिया में, इंडिया यूनाइटेड रहेगा। ये चीजें देखने को मिली। और आज के डेट में आप देखते हैं इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के उसमें बोला जाता है। सो इसके बाद हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट आता है गांधी सैक्रिफाइस। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब 14 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिली तो उस समय सिर्फ एक ऐसे जन थे जो आजादी का जश्न नहीं मना रहे थे, वो थे गांधी जी। ये लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन अगर इसको हम डीप में जाके देखें तो एक ऐसे जन जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को आजाद करने में लगा दी, वही सेलिब्रेशन में ज्वाइन नहीं हुए थे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय कोलकाता में बहुत ज्यादा कम्युनल रिवॉर्ड चल रहे थे, तो गांधी जी वहां पर थे। गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सत्याग्रह अहिंसा सिखाने में लगा दी, वो पूरे समय वायलेंस देख रहे थे। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं वो फेल हो गए हैं, जो ये चीजें पहले प्रमोट कर रहे थे नॉन वायलेंस को, वो फेल हो गया है। तो गांधी जी कोलकाता में गए और उन्होंने वहां पर पूरा ट्राई किया कि रिवॉर्ड्स कम हो जाए। तो गांधी जी के प्रेजेंस से वहां पर बहुत हद तक ये रिवॉर्ड्स कम भी हो गए थे, थोड़ी पीस आ गई थी। उसके बाद गांधी जी की जो प्रेयर्स चल रही थी वो भी बहुत ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही थी, तो उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, उसके बाद बीचों फिर से रिवॉर्ड चालू हो गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी को अनशन पर बैठना पड़ा था। और अनशन पर बैठने का बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिला था कि वापस पीस आ रही है। तो ये सीन हुआ था कोलकाता था। इसके 1 महीने बाद गांधी जी फिर दिल्ली गए। उसका सिंपल रीजन ये था कि जैसा कोलकाता में हो रहा था सेम चीज अब दिल्ली में हो रही थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस फैल चुका था। तो गांधी जी दिल्ली गए, यहाँ पर भी इन्हें वायलेंस को कम करवाने की कोशिश करी और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे थे। और वहां पर गांधी जी को एक चीज का और बुरा लगा था कि उस समय को मालूम था कि इंडिया की गवर्नमेंट जिसने कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करी थी पाकिस्तान से, अब उसको इंडिया ने मना कर दिया था। तो गांधी जी का कहना था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, जो भी कमिटमेंट पाकिस्तान से की है वो पूरी होनी चाहिए। और एक और चीज ये थी कि दिल्ली में मुसलमानों का बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा था, तो गांधी जी उससे भी खुश नहीं थे।
गांधी जी का मानना था कि मुसलमानों को इंडिया में पूरी डिग्निटी और पूरी रिस्पेक्ट के साथ रहने देना चाहिए। उसके बाद गांधी जी के इतने प्रयासों के बाद मुसलमानों को थोड़ी वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलना चालू हुई थी और मुसलमान वापस अपने घर जा पा रहे थे। तो ये चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन हर कोई हर चीज़ से खुश नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी के अपोज में हो गए थे। मेनली पाकिस्तान और इंडिया के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो गांधी जी के फुल अपोज में हो गए थे। उनका कहना था कि जो भी सिचुएशन हो रही है, जितने भी रिवॉर्ड्स हो रहे हैं, इसके पूरे जिम्मेदार गांधी जी हैं। उनका कहना था कि गांधी जी की वजह से ये सब नाटक हो रहा है। और उनका ये भी कहना था कि जो इंडिया के बेसिकली लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका कहना था कि गांधी जी क्यों बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग जिनका ये मानना था कि जैसे पाकिस्तान मुसलमान राष्ट्र बन गया तो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, वो लोग गांधी जी को अपोज कर रहे थे। और वो लोग जिनका ये कहना था कि गांधी जी को पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए, मुसलमानों की बिल्कुल हेल्प नहीं चाहिए करना चाहिए, वो गांधी जी से बहुत अपोज में हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि अब समय पाकिस्तान से रिवेंज लेने का। तो ये चीजें कुछ हो रही थी। इसके बाद जब इतना सब हुआ तो गांधी जी ने अपना लास्ट अनशन किया था 1948 में। उस अनशन के बाद ये हुआ था कि फाइनली जो इंडिया ने कमिटमेंट्स करी थी पाकिस्तान से वो पूरी करने की बात कर दी थी, और जितने रियॉट्स हो रहे थे वो भी बहुत हद तक शांत हो गए थे। लेकिन फिर गांधी जी पर ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अटैक करना चालू किया। तो स्टार्टिंग के अटैक से गांधी जी बच गए थे, जिसके बाद उनको प्रोटेक्शन देने की बात चल रही थी, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अपनी जिंदगी के आखिरी पल सुकून से बिताएंगे। इसके बाद ऐसे ही एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को जब अपनी इवनिंग प्रेयर कर रहे थे तो उनके पास चल के आए, उनको सीधे 3 गोली मार दी थी, जिसके बाद गांधी जी का निधन हो गया था। तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जितने लोग गांधी जी से खुश नहीं थे इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी चाह रहे थे, उन लोगों ने मारा। लेकिन अगर इसको हम नाथूराम गोडसे की साइड से पढ़ते हैं तो उनका कहना था कि उन्हें गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि गांधी जी रिस्पॉन्सिबल थे जितना भी पार्टीशन हुआ उसके लिए। तो अलग अलग थ्योरी अलग अलग जगह सामने आती है, लेकिन बुक में हमारा इतना ही था। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब गांधी जी की डेथ हुई तो उसका एक बहुत ज्यादा मैजिकल इफेक्ट इंडिया में देखने को मिला था। मतलब जो पूरे इंडिया में इतने सारे रिवॉल्ट्स चल रहे थे, इतना ज्यादा लोग रिवॉल्ट्स में कम्युनल रिवॉल्ट्स चल रहे थे, वो कहीं की तरीके से कम हो गए थे। इंडिया में वापस पीस आ गई थी। तो मतलब गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इंडिया को एक करने में। उनकी डेथ के बाद भी उनका जो पूरा वो इन्फ्लुएंस था वो जारी था। तो इससे समझ में आता है कि गांधी जी कितने बड़े नाम थे। आप मुझे कमेंट में बताइए आप गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा तो बस इतना मानना है कि गांधी जी का कितने भी अच्छे हों चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें जो इंडिया के लिए किया वो एक रिस्पेक्ट वाली बात है, इसलिए हमारे दिल में कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। अगर वीडियो आप अभी तक देखते हैं तो वीडियो को लाइक तो बनता है, कमेंट में आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा हमारी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड डे, बाय बाय।